हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 देखो। अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ, अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ, देखो वेक्टर इज क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है उसमें। तो चेंज कब होगा, जब उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज। अब देखिए पहला वाला, इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर वेक्टर को अपने पैरेलल खिसका दिया जाए तो कुछ चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। क्या हुआ आंसर बताइए फर्स्ट। आगे हमको पढ़ने की आवश्यकता है क्या? नहीं, बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री। 10 न्यूटन है और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। बोलो 30 डिग्री क्या है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। बात तो समझ रहे हो ना? अब उन्होंने कहा कि किस डायग्राम में दिखेगा। पहले तो आप ये जो लैंग्वेज लिखी इसको पढ़ना जानते हो कि नहीं जानते हो? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितने डिग्री? 30 डिग्री। बाद वाले में से पहले वाले की तरफ। नहीं समझ में आ रहा? नॉर्थ से किधर जाओगे? ईस्ट की तरफ। जैसे आपने ये बनाया, इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, इधर साउथ है। दो क्लासेस के बीच में इतना लंबा घूमने मत जाया करो, है ना? इधर देखो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। बात ठीक है। 10 न्यूटन लिख लीजिए। ये है, अब जो भी ऑप्शन हो चेक कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? If A is a vector of magnitude 5, unit due east, what is the magnitude and direction of the vector minus 5A? इन्होंने कहा है कि एक वेक्टर A है और ये 5 मैग्नीट्यूड का है और किधर है? ईस्ट की तरफ। इधर की तरफ है बेटा, ईस्ट की तरफ है। अब ये कह रहे हैं कि माइनस 5A क्या होगा? तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और ईस्ट का उल्टा क्या होगा? वेस्ट। होगा कि नहीं होगा? तो आंसर कितना हो गया? 25 वेस्ट हो गया। 25 और वेस्ट आ गया कि नहीं आ गया? 25 वेस्ट। बात नहीं करो, ओके? बिल्कुल आसान, कुछ भी ऐसा नहीं है कि इतनी देर में हमें लगे कि एक्सप्लेन करना है। फिर भी आपको अगर लगे तो यू कैन आस्क एनीथिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कभी कभी आसान चीज भी नहीं आ रही होती, हमारे एंड से, टीचर के एंड से लगता भी ये नहीं आ रहा है तो बहुत आसान है, लेकिन कई बार कई जगह फाइल फंस रही होती है, फिर वो गोल गोल घूमने लगता है। कंप्यूटर में होता है कि नहीं होता है? कई बार फाइल डाउनलोड करते हैं और वो गोल गोल घूमता है। गोल गोल क्यों घूमता है पता है? बीच का कोई फाइल मिसिंग होती है, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या ऐसी कोई चीज होती है जिसको हमारा सॉफ्टवेयर जो डला हुआ है वो रीड नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, कई बार जो है वो रीड नहीं करने वाला होता है तो वो उसमें गोल गोल घूमने लगता है। जब वो अपने सारे दिमाग लगा देता है, रीड कर लेता है, तो वो डाउनलोड हो जाता है। देखा होगा कई बार डाउनलोड में गोल गोल चल रहा होता है, क्यों? सही बात है ना? तो इधर क्या है भाई, पूछ लिया करो, कोई भी आसान। रिकॉर्डिंग। अब आगे देखिए, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ, हाउ मेनी, अगला क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट। इसमें 3 लाइनें लिख लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूं, हमेशा के लिए काम आएंगी। क्या? अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, अगर इक्वल वेक्टर है, कोप्लेनर है, अगर इक्वल है, कोप्लेनर है, तो कम से कम 2 नंबर चाहिए होता है जीरो करने के लिए। अगर इक्वल है, कोप्लेनर है, तो कम से कम 2 नंबर चाहिए होता है। और अगर अनइक्वल है, अगर अनइक्वल है और कोप्लेनर है तो कम से कम 3 चाहिए होता है। और अगर नॉन कोप्लेनर है, कैसे हैं? नॉन कोप्लेनर, तो कम से कम कितने चाहिए होता है? 4। उसमें इक्वल अनइक्वल नहीं देखा जाता। क्लियर है? इक्वल कोप्लेनर में कम से कम 2, अनइक्वल कोप्लेनर में कम से कम 3 और नॉन कोप्लेनर में कम से कम 4। इतना समझ में आया कि नहीं आया? नॉन कोप्लेनर में कम से कम 4, ओके? ये होता है। तो यहां पर नॉन कोप्लेनर में कम से कम 4,
तो यहाँ पर हमसे जो पूछा गया था हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, आंसर 3, तो सेकंड ऑप्शन। अगला देखिए बेटा, 3 concurrent forces of same magnitude are in equilibrium, what is the angle between the forces? आंसर हो गया बेटा 120 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो पहली बात वहां पर दो तीन शब्दों का मतलब बता दे। कॉन्करेंट का क्या मतलब है? कॉन्करेंट का मतलब होता है एक ही बिंदु पर लगने वाले, एक ही पॉइंट पर एक्ट होने वाले, वो कॉन्करेंट कहलाते हैं। कॉन्करेंट का मतलब होता है एक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। एक ही पॉइंट पर जब वेक्टर लग रहे होते हैं तो देन दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट। अब वो जीरो होंगे कि नहीं होंगे, अब वो जीरो होगा उनका रिजल्टेंट कि नहीं होगा, ये बात करने वाली हो गई। कौन जा रहा कि नहीं आ रहा? रिजल्टेंट जीरो कब होगा उनका? जब उनके सारे वेक्टर बराबर है, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 120 डिग्री। अच्छा ये कैसे पता करते हैं बच्चा? टोटल एंगल कितना होता है? 360। कितने इक्वल वेक्टर हैं? 3, तो इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 120। क्लियर है? बाकी 120 में इक्विलेटरल बनता है तो सबको पता है। पता है कि नहीं पता है? बाहर वाले एंगल 120 के होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जो 360 होता है उसको नंबर से डिवाइड कर दिया तो क्या निकल आएगा? कितना एंगल दो वेक्टर के बीच में होगा। क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया इसका बताइए, है ना? आंसर इसका हो गया कितना? हाँ 120 इक्विलेटरल। अगला देखिए 31, 100 कोप्लेनर फोर्सेस ईच इक्वल टू 100 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, है ना? ईस्ट फोर्स लिखा बेटा, उसको ईच कर लेना। ईच फोर्स मेक्स एन एंगल पाई अपॉन 50 विद द प्रीसीडिंग फोर्स, व्हाट इज द रिजल्टेंट? आंसर 0। क्यों? कितने फोर्सेस है बेटा? 100। कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 100 लग रहे हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, और सारे इक्वल हैं। अभी मैंने बोला 360 पाई के टर्म्स में ऑप्शन है ना, तो पाई ले लेना। 2 पाई अपॉन कितना? 100। कितना मिला बच्चा? पाई अपॉन 50। तो अगर वेक्टर्स के बीच में पाई अपॉन 50 का एंगल है, अगर वेक्टर के बीच में पाई अपॉन 50 का एंगल है तो रिजल्टेंट 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। वही तो है, पाई अपॉन 50 दिया हुआ उसने एंगल, देखो पढ़ के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पाई अपॉन 50 लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर एंगल पाई अपॉन 50 है तो सबका रिजल्टेंट क्या होगा बोलो? 0 आएगा कि नहीं आएगा? नोट कर लीजिए इसको। अगर एंगल पाई अपॉन 50 है तो सबका रिजल्टेंट क्या होगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? सबका रिजल्टेंट जो आएगा वो 0 आएगा। बात नहीं करें। उसके बाद आइए नेक्स्ट, अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, देन 30 मीटर ईस्ट, देन 30 रूट टू साउथ वेस्ट। अच्छा इसको करने के दो तरीके होते हैं। कई लोग ऐसे करते हैं, पहले नॉर्थ गया, फिर ईस्ट गया, फिर ऐसे आया। क्यों ऐसे करते हैं? हमें ये पसंद नहीं है। सुनिए, इधर आप बना लीजिए ईस्ट, इधर बना लीजिए नॉर्थ, इधर बनाइए वेस्ट, इधर बनाइए साउथ। बना लिया? अब आप देखिएगा पहला कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? 30 मीटर नॉर्थ की तरफ। एक वेक्टर बना लीजिए इधर की तरफ 30 मीटर। वेक्टर का नाम रखना चाहो तो ये रख लेना। क्या रख लेना? ए रख लिया। दूसरा वेक्टर कहां जा रहा है? 30 मीटर कहां पर है ना? ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये 30 मीटर इधर चला गया, वेक्टर का नाम बी रख लेना। तीसरा देखो 30 रूट 2 जा रहा है, कहां है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट हो गया बेटा बीचों बीच, ये हो गया साउथ वेस्ट। और कितने हैं ये? 30 रूट 2 आ गया। इस वेक्टर का नाम क्या? सी लिख लेना। क्या लिख लेना? सी। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये 45 डिग्री का एंगल हुआ कि नहीं? इसका कंपोनेंट तोड़ोगे तो 30 रूट 2 और cos 45 1/√2। रूट 2 से रूट 2 कट गया, कितना मिला? 30। इधर भी कितना मिलेगा? 30। ये 30 इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0। बात खत्म। आ रहा समझ में कि नहीं? और आप ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। पहले 30 इधर गया, फिर इधर गया, फिर वापस आ गया, नेट मिला करके 0। ठीक है ना? ये भी ठीक है, जैसे आप करना चाहो। कंपोनेंट से करोगे आपको नंबर ऑफ वेक्टर बढ़ जाएंगे तो भी डर नहीं रहेगा। इसमें 2-3 वेक्टर तक तो ठीक है, जब ज्यादा हो जाते हैं 4-5 हो जाएंगे तब हवा निकल जाएगी।
तब नहीं समझ में आएगा कौन किससे मिलाए कहाँ ले जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसी बनाते चले जाओ, एक्स वाई में क्या दिक्कत है। आपको एक और जानकारी दे दें, डेली लाइफ में जब बात करते हैं तो ईस्ट एक्स एक्सिस होता है, नॉर्थ वाई एक्सिस होता है, अपवर्ड जेड एक्सिस होता है। पता है कि नहीं पता है? ईस्ट को हम क्या मानते हैं? एक्स एक्सिस। क्यों? नॉर्थ को क्या मानते हैं? वाई एक्सिस। जेड को क्या मानते हैं? है ना, अपवर्ड को क्या मानते हैं? जेड एक्सिस। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका कॉमन होता है। ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं आ गया? चलिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 33. A force is inclined at 60 degree to the horizontal rectangular component horizontal direction में 50 है। देखिए ये यहां से बनाइए, ये x बना, ये y बना, है ना, 60 डिग्री इंक्लाइंड है। हमें नहीं पता कितना है ये, लेकिन ये पता है कि जो cos 60 वाला है वो कितना है? बोलो 50 न्यूटन है। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो, एक फोर्स ले लिया हम लोगों ने F, कितना ले लिया? F। हम लोगों ने फोर्स ले लिया F, तो F का कौन सा कंपोनेंट है ये? F cos 60 कितना है? 50। F cos 60 कितना है? 1/2 50। तो F बराबर कितना है? 100। मिला बच्चा? अब इधर आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा F sin 60। क्या आ जाएगा? F sin 60। F कितना है? 100। sin 60 √3/2। आंसर 50√3। √3 होता है 1.732 होता है। आप मल्टीप्लाई कर दोगे 17 बना 85, 85 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 87 आंसर। हो गया कि नहीं हो गया? आंसर चेक कर लीजिए। नहीं ज्यादा आएगा, 1.7 में 85 तो हो ही रहा है ना। 17 बना 85, 85 से नीचे तो आने ही नहीं। और अगर पूरा लिख देंगे 1.732 तो और बढ़ जाएगा। क्यों? यस। तो इसलिए 85 के ऊपर वाला आंसर। इसमें कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है जल्दबाजी में। हाँ, इसमें जल्दबाजी में हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन से बचना होता है कि जानबूझ के दिए जाते हैं आपको क्या करने के लिए? कंफ्यूज कराने के लिए। आसान क्वेश्चन है, जल्दबाजी में गलती होती है। फिर से समझा देते हैं बच्चों। यहाँ पर कह रहा है कि एक फोर्स है और वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पर है। पहली बात तो हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस मान लिया जाता है, ऐसी हमारी परंपरा है। तो हमने एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल मान लिया, इधर से क्या ले लिया? 60 डिग्री। F cos 60 इधर आएगा, जिस तरफ से एंगल बनता है उधर cos होता है। F cos 60 कितना है? 50। cos 60 1/2 होता है, 2 मिल गया तो 100 आ गया कि नहीं आ गया? तो F बराबर कितना हुआ? 100 आया कि नहीं आया? F इक्वल्स टू कितना मिला बताओ? 100 हो गया कि नहीं हो गया बताओ? यहाँ तक समझ में आया? अब इधर देखो, इधर वाला कंपोनेंट पूछ रहा, वर्टिकल वाला। क्लियर है? तो यहाँ पर F sin 60 चाहिए। sin 60 कितना होता है? √3/2। तो यहाँ पर 50√3 आ जाएगा, कहानी समाप्त हो जाएगी। और सत्यानारायण ठीक है। ठीक, पेपर तो खोल के धर लिया है। एसी चलाओ। चला तो ये पीछे वाला ये फैन चला, हाँ बिल्कुल, नीचे ने ऊपर कर चल
हाँ भाई बात नहीं करिए। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट 35 वाला क्वेश्चन। 35 वाले क्वेश्चन में देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ x component of vector A is 3 and magnitude of vector A is 5. What is the magnitude of the y component of vector A? कितना आसान है। 3 4 5 का राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। यस सर। अगर आपने नहीं भी कुछ पढ़ा है वेक्टर में तो भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई एक 3 दिया कंपोनेंट, दूसरा पूछ रहा रिजल्टेंट 5 है, तो हमको पता है कि 3 और होगा तो दूसरा 4 आना है। क्यों? रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। एक कंपोनेंट पता, दूसरा पूछ रहा है कितना निकल आएगा, 4 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? वेरी गुड। अब ये देखिए अगले वाले में भी कुछ नहीं करना है। a प्लस b का मॉड किसके बराबर है? a माइनस b। एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री। कहानी खत्म हो गई। अगर दो वेक्टर को ऐड करें या दो वेक्टर को क्या करें? सबट्रैक्ट। अगर दो वेक्टर को ऐड या दो वेक्टर को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 90 डिग्री आ जाएगा। दो वेक्टर को ऐड करेंगे या दो वेक्टर को क्या करेंगे? सबट्रैक्ट, क्या होगा? मैग्नीट्यूड बराबर होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड ऑफ a प्लस b इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b। अगला क्वेश्चन देखिए द सम ऑफ द टू फोर्सेस इज 16 न्यूटन, रिजल्टेंट इज 8। अब देखिए यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया गया सम। सम का मतलब है बिना वेक्टर का एडिशन। फिर से सुनना मैंने जो बोला है, सम लिखने का मतलब है बिना वेक्टर का एडिशन। सीधे सीधे f1 और f2 को मिलाकर के 18 है कि नहीं? बोलो। और दोनों का जो रिजल्टेंट है f1 और f2 का वो कितना है? बोलो। f1 f2 का रिजल्टेंट बेटा f मान लीजिए, और f का जो मैग्नीट्यूड है वो 12 है। 12 दिया नहीं, 8 दिया, 8 दिया है, ये 16 है। देखो ऐसे स्प्रेडिंग। तो f1 और f2 कितना दिया है? बोलो। f1 और f2 का सम कितना दिया है? 16। और f1 और f2 का रिजल्टेंट कितना दे रखा है? 8। एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स। इन्होंने कहा कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मिनिमम फोर्स के क्या है? परपेंडिकुलर है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन को करने के दो तरीके, या तो फॉर्मूला लगाओ और या सीधे डायग्राम बना लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आप डायग्राम वाला मेथड सीख लीजिए, आसान पड़ता है। देखिए भाई सबसे पहले एक काम करिएगा, छोटा वाला फोर्स अपनी तरफ से मान लीजिए F1 है। ये हमने मान लिया छोटा वाला फोर्स कौन है? अपने आप में कोई दिक्कत नहीं। F1 हमने क्या मान लिया? छोटा है। अब अगर F1 हमारा छोटा फोर्स है तो जो रिजल्टेंट फोर्स हमारा होगा इसके नॉर्मल आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। ट्रायंगल लॉ आपने पढ़ा है? ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़ाया गया है? रिजल्टेंट का टेल और फर्स्ट वेक्टर का टेल कॉमन होता है कि नहीं होता है? अब सुनिए, ये हमने क्या बनाया? F1। ये क्या बनाया? तो जो तीसरी साइड बनेगी बच्चा वो F2 होगी कि नहीं होगी? अब आप ट्रायंगल लॉ लगाओ जरा। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये क्या हो गया? F हो गया कि नहीं हो गया? कितना समझ में आया? अब सुनिए, F1 को ले लीजिए x, तो F2 आएगा 16 माइनस x आएगा। क्यों? ये x हो गया, ये कितना? 16 माइनस x, और ये रिजल्टेंट फोर्स आपका 8 है। पाइथागोरस लगा दो, है ना? x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 16 माइनस x का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब यहाँ पर देखो x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, 256 आएगा ये, प्लस x स्क्वायर माइनस 32x, a माइनस b का होल स्क्वायर बोल दिया है। x स्क्वायर निपट गया, क्या बचा? 32x इधर ले आना, ये आएगा 192, तो x बराबर 6 आएगा। तो पहला वाला फोर्स कितने न्यूटन आया? बोलो 6 न्यूटन। तो दूसरा वाला कितना आएगा? 10 न्यूटन। आंसर, काम खत्म। कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं, बना लीजिए डायग्राम। फॉर्मूला लगा करके लोग करते हैं, मैंने बुक्स में देखा 10 अल्फा करके निकालेंगे, पर ये सब बेवकूफी वाले काम है ना। हमें सॉल्व नहीं करना है, कम टाइम में सॉल्व करना है।
नोट कर लिया। इसके बाद देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर विद एंड पॉइंट्स 4, -4, 0, -2, -2, 0। अगर कोई वेक्टर आपको लिखना है, एंड पॉइंट दिए हैं इसको, है ना, तो ये फॉर्मूला होता है बेटा x2 - x1 i कैप और y2 - y1 j कैप और z2 - z1 k कैप होता है। x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप और z2 - z1 k कैप होता है। x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, ये वैल्यू, ठीक है, कर लेंगे ना बेटा, करना पड़ेगा, निकाल लोगे। आगे देखिए द एक्सप्रेशन 1/√2 i कैप 1/√2 j कैप इज अ यूनिट वेक्टर। आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 1/√2 i कैप 1/√2 j कैप, जो भी वेक्टर है, मान लो ये है, इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आएगा 2/2, तो अंडर रूट ऑफ 1 आएगा, तो 1 हुआ कि नहीं हुआ। और 1 मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर का नाम क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। क्या नाम होता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ओके, क्या नाम होता है इसका, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है। A person pushes a box kept on horizontal surface with a force of 100 न्यूटन। देखिएगा कुछ क्वेश्चन बिना पेन के करना शुरू करिए। अब जैसे अगला वाला क्वेश्चन पेनलेस है, पेनलेस पेनलेस, मैंने कई बार बोला है, जिस दिन आप इस आर्ट में माहिर हो गए, आप नीट के स्टूडेंट हो गए, पेनलेस पेनलेस, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इससे हो जाने चाहिए, है ना। 45 में से कम 15-20 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए पेपर में आपके, उसमें जो आप बिना पेन के, बिना पेन के कर पाए। अगर हर क्वेश्चन में आप जान देंगे तो जान ही देंगे से क्वेश्चन तो ना सॉल्व होगा। हर समझ में आपको क्या लगता है कि 45 के 45 क्वेश्चन कोई सॉल्व करके वहीं पर निकाल करके आंसर बताएगा? नहीं बताएगा। जिन बच्चों का स्कोर 35 से ऊपर आता है फिजिक्स में, उसका मतलब होता है कि कम से कम 15-20 क्वेश्चन वो ऑलरेडी जानते थे या उसके जैसे उन्होंने किए हुए थे, है ना। उन्होंने सिर्फ आंसर को चेक किया, बात खत्म हो गई, तो उनका वो टाइम बच गया। अगर सारे क्वेश्चन नए दे दिए जाएं जो कभी ना किए हों, सिर्फ कॉन्सेप्ट आप समझे हो जैसे कि हमने समझ रखा है, और हमको दे दिया जाए कि 45 क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो एक क्वेश्चन को मिनिमम करने में 3-4 मिनट लगता है, कम से कम 180 मिनट लगेंगे, 3 घंटा लगेगा। हर समझ में नहीं आ रहा, नए क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि सर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया बढ़िया से, अब हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कर लोगे लेकिन 1 घंटे में न कर पाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पुराने क्वेश्चन जितने कराए जाएं उनको बहुत कायदे से याद कर लो, ताकि आपको अचानक वहां पर टाइम वेस्ट ना हो। जल्दी से आंसर लगाइए, काम करना। हाँ करते हैं, रट गए नहीं बिल्कुल रटना चाहिए, हम इसमें बिल्कुल लगाओगे रट। हाँ भाई, अ पर्सन पुशेस अ बॉक्स, अब कोई पेन नहीं उठाएगा, ओरली सॉल्व किया जाएगा, नो वन विल पिक द पेन, रखो पेन। हाँ ठीक, अब पेन रखिए सारे लोग, पेन रख दीजिए चुपचाप। हाँ अब सुनिए, क्वेश्चन की तरफ देखिए, हमारी तरफ देखिए, बस ये क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए, हम तो स्मार्ट लगे जाएंगे। हाँ अभी खुद ही कह रहे थे, हमने कह दिया तो बुरा लगा, है ना। A person pushes a box kept on a horizontal surface with a force of 100 न्यूटन। क्यों? कितने फोर्स से खींचा जा रहा है? 100 न्यूटन। कितने का एंगल दिख रहा है? 45 डिग्री। बोलो कितने का दिख रहा है? 45 डिग्री। देखो ये है,
ये कितना है 45 डिग्री, ये कितने न्यूटन है 100 न्यूटन है। इधर कौन जाएगा 100 cos 45 है, इधर कौन जाएगा 100 sin 45, क्यों यस सर। जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। cos 45 या sin 45 दोनों कितना होता है √2। अगर आप 100 into √2 करेंगे तो कितना आएगा 50 √2, कितना आएगा 50 √2। अरे भाई 100 का मतलब 50 into 2 होता है, Yes, और 2 sir। को √2 से काटोगे तो क्या मिलेगा √2 मिलेगा। 50 √2 इधर गया, 50 √2 इधर गया। बोलो ये x की डायरेक्शन प्लस में है कि नहीं, y की डायरेक्शन किस में है, आंसर थर्ड चेक कर लो, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। वैल्यू दोनों की बराबर है, x की भी बराबर है, y की भी बराबर है, केवल फर्क किसका है, बोलो केवल फर्क किसका है, डायरेक्शन का है। बोलो केवल फर्क किसका है, डायरेक्शन का है। इधर प्लस x हो गया, इधर क्या हो गया माइनस हो गया। आ गया कि नहीं आ गया, लगता है तुम्हारा सही हो गया है, तभी खुश हो रही हो। गलत हो गया है नहीं, इसका क्यों गलत हो गया। अगर गलत होने में कोई खुश हो रहा है इसका तो सब बच्चा है ना। चलिए अब उसके बाद जो है नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट का डायग्राम बना लेते हैं, बात देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये देखो, ये सरफेस है और यहां से कोई बॉल आई टकरा के चली गई, बात बिल्कुल नहीं। ये भी है, ये भी है, और यहां से देखिए आप ये 90 डिग्री एंगल हो गया कि नहीं नॉर्मल। अब इन्होंने कहा चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताइए। ये एंगल कितना बच्चा, ये एंगल कितना, आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, ये थीटा है तो ये भी कितना आ गया। ये देखो मोमेंटम कितना होता है mv, कितना होता है मोमेंटम mv होता है कि नहीं। ये mv को हमने आगे बढ़ा दिया तो ये mv आ गया, नीचे की तरफ कितना गया, सामने की तरफ कितना mv sin थीटा, ऊपर की तरफ कितना गया mv cos थीटा, सामने की तरफ कितना गया, क्यों mv sin थीटा में किसी भी प्रकार का कोई चेंज दिख रहा है क्या, पहले भी यही था अब भी वही है, वैल्यू जितनी थी उतनी पहले है। चेंज केवल किसमें हुआ, cos में हुआ, चेंज किसमें हुआ, cos में हुआ। क्या चेंज हुआ, डायरेक्शन बदल गई, पहले नीचे तक कहां चली गई, ऊपर। आपसे पूछा जाए चेंज इन मोमेंटम निकालिए, चेंज हमेशा निकाला जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल देखना तो mv cos थीटा, इनिशियल देखना तो केवल mv cos थीटा, -2mv cos थीटा हो गया कि नहीं। माइनस डायरेक्शन का है, मैग्नीट्यूड कितना है 2mv cos थीटा बना है। छाप कोई फायदा नहीं कॉपी करने से, वो प्रभाव नहीं आएगा, इफेक्ट नहीं आएगा, नेचुरल नहीं हो पाओगे। सही बात। कटवा लेना रहता है। जल्दी बनाइए, कैसे चला रहा है, पैसे बचा टाइम बचा रहा है। चलो ऐसा नहीं है, तेरे अब्दुल कलाम को देखो कटवाई को परपेंडिकुलर क्वेश्चन नंबर 43 किया तुम लोग, बढ़िया 43 सर होगा लगवाया था लेकिन नहीं सर नहीं लगवाया।
क्या बोले 42 आ रहा है क्या बोले 42 तो ये वाला डायरेक्शन ये का डायरेक्शन इसका डायरेक्शन गलत है ना 43 का बोला नीट का है वो। हाँ हाँ, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर है 42। क्वेश्चन नंबर है 42। ये आपका नीट का आया हुआ क्वेश्चन है 42 वाला। ये y है और ये x है। ये आप यहां से बना लीजिए ऐसे। ये एंगल कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। और ये आपका 4 न्यूटन है, ये आपका 2 न्यूटन है, ये 60 डिग्री है और ये 1 न्यूटन है। अब ये कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट आपका आना चाहिए वो कहाँ आना चाहिए बताओ? x एक्सिस में। रिजल्टेंट कहाँ आना चाहिए? y एक्सिस में। तो कह रहे हैं कि बताइए x में मिनिमम कितना ऐड कर दें। क्या पूछ रहा है? x में मिनिमम कितना ऐड कर दें। हमें सबका रिजल्टेंट केवल कहाँ चाहिए? y एक्सिस में। अब जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए तो ये आएगा 1 cos 60, ये क्या आएगा 1 sin 60, ये एंगल 30 डिग्री है, ये हो गया 2 cos 30, क्लियर है, ये हो गया 2 sin 30, है ना। आ गया कि नहीं आ गया? इसका तोड़ेंगे तो इधर आएगा 4 sin 30 और इधर की तरफ जाएंगे तो ये आएगा 4 cos 30। समझ में आया? फिर से देख लो, 1 का कंपोनेंट तोड़ेंगे 1 cos 60, 1 sin 60, इसका तोड़ेंगे 2 का 2 cos 30, 2 sin 30। क्यों? 4 का तोड़ा 4 cos 30, 4 sin 30 हो गया। इधर एंगल बना होता है, उधर क्या होता है cos, और दूसरी तरफ क्या चला जाता है sin। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, हमको y से मतलब नहीं, हमको x से मतलब है। इसकी वैल्यू आएगी बेटा 1/2, इसकी वैल्यू आएगी 2 × 1/2, तो 1 हो गया कि नहीं। ये कितने न्यूटन है? 1 न्यूटन। ये आपका 1/2 न्यूटन, ये 1 न्यूटन, दोनों को मिलाओगे कितने न्यूटन? 1.5। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कितने न्यूटन आया? 1.5 न्यूटन आया। क्यों? दोनों को मिला दिया जाए तो 1.5 न्यूटन है। अब आप इधर देखो 4 sin 30 है, ये आएगा 4 sin 30 1/2 है, तो ये 2 न्यूटन है। कितना है? 2। बोलो कितने न्यूटन हो गया? ये 2 न्यूटन। अब ध्यान से देखिएगा, x एक्सिस में बाईं तरफ जाने पर कितने न्यूटन है? बोलो 2 न्यूटन है। और इधर की तरफ जाने पे कितने न्यूटन है? 1.5 न्यूटन है। आप ध्यान से देखो, इसमें अगर ऐड कर दिया जाए तो कितने न्यूटन मिलना चाहिए? 0.5। भाई नेट जीरो करना है ना। क्या करना है बच्चा? नेट क्या करना है? जीरो। x में तो रिजल्टेंट जा नहीं रहा है। कहाँ नहीं जा रहा बताओ? x में तो रिजल्टेंट जा नहीं रहा है। अगर x में रिजल्टेंट जा नहीं रहा है, इसका मतलब नेट जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब अगर मान लो नेट जीरो हमको करना है तो इधर कितने न्यूटन था? 1.5, इधर कितना है? 2। तो कितना और ऐड कर दें? 0.5 न्यूटन और ऐड कर दें कि ना कर दें? बोलो 0.5 न्यूटन और ऐड कर दें कि ना कर दें? आंसर कहाँ बताओ? ठीक है, तो क्या आंसर हो गया बताओ? 0.5 न्यूटन। ये दोनों वाला कैंसिल अगर हो जाए उनसे मतलब ही नहीं है। उसने बोला कि रिजल्टेंट इज अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस पे तो रिजल्टेंट रखना है, उधर जीरो थोड़ा करना है। अगर कैंसिल हो जाए तो फिर अगर किसी दूसरे क्वेश्चन हो जाने कर लेना फॉर्मूला। 43 वाला बेटा क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है, उसको आप छोड़ दीजिए। वैसे भी सेक्शन बी का क्वेश्चन है ना। सेक्शन बी में आपको बोला ही गया था कि आप उसमें केवल 10 करेंगे। क्यों? तो 43 वाला जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है, आप उसको छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं कि आप गलत क्वेश्चन को करें, है ना, अटेम्प्ट ही करें, आपको समझ में आ जाए। अब आपको सर हमें कैसे पता चलेगा गलत है ना, हम कैसे देख के बताएंगे? आप अगर डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में ए, सी और ई तीनों वेक्टर एक ही तरफ दिखा रहा है। यस सर। तो तीनों में अंतर कहाँ से पता चलेगा? यस सर। और डी और बी दोनों एक तरफ दिखा रहा है, तो बेसिकली एरो पलटना भूल गया, है ना। तो वो क्वेश्चन उसने कॉपी कर दिया, एरो नहीं पलटे हैं।
इधर का एरो उठा के बग डाल दिया 3 जगह और 2 ये डाल दिए, उल्टा सीधा नहीं किया उसने, कोई बात नहीं। तो ये आपका 43 छोड़ देंगे ये। अब इसके बाद आइए 44 वाला क्वेश्चन नंबर 44। अगेन ये आपका पेनलेस और पेनलेस वाला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है भैया, देखिए सुनिए ध्यान से, सब लोग सब कुछ बंद करके 44 वाले को एक बार लैंग्वेज पढ़ेंगे। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप। क्या इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है बच्चा, 2i कैप प्लस 3j कैप। क्या दे रखा है बोलो, 2i कैप प्लस क्या है 3j कैप दे रखा है। क्यों, अब कह रहा है जब ये लौट रही होगी बॉडी, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, डायग्राम भी देखो दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, बॉडी ऐसे जाकर के लौटी है, पहले ऐसे वेलोसिटी थी, लौटते समय इधर होगी, क्यों होगी कि नहीं होगी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी में ये x होगा, ये y होगा, जब ये लौटेगी ना तो ये x होगा इधर की तरफ और इधर की तरफ क्या होगा y। तो x में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है, x में सॉरी y में डायरेक्शन क्या हो गई है बोलो, चेंज हो गई है, पहले प्लस थी अब क्या है, तो आंसर लिख देंगे यहाँ पर 2i कैप माइनस 3j कैप का खत्म हो गया। कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, वेलोसिटी वही रहती है, जिस वेलोसिटी से जाती है उसी वेलोसिटी से वापस आती है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, क्या बदलता है, डायरेक्शन। ठीक, जिस वेलोसिटी से भेजा जाता है उसी वेलोसिटी से वापस आती है, बस केवल क्या चेंज होता है, हाँ डायरेक्शन चेंज हो जाती है, केवल क्या चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना, केवल क्या चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इट चेंजेस ओनली डायरेक्शन, इट चेंजेस ओनली डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाती है। देखिए वही वाला क्वेश्चन फिर आ गया 45 वाले में। If the resultant of n forces of different magnitude acting on at a point is 0, then the minimum value of n is answer 3। लिखवाया था कि नहीं? Yes sir। हाँ, अगले वाले का आंसर आपको रटा होगा r कॉमन रूट 2 प्लस 1। क्यों? r कॉमन रूट 2 प्लस 1। मैंने वीडियो देखा था ना सर का, तो यही वाला करवा रहे हैं लेक्चर 3 वाले। नहीं करा रहे हमको रटा हुआ। हाँ, अब उसके बाद आइए 47। अ पर्सन गोज 10 किलोमीटर नॉर्थ एंड 20 किलोमीटर ईस्ट, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। निकाल लेंगे बेटा, है ना। नॉर्थ गया फिर ईस्ट गया, अंडर रूट ऑफ क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 500 आएगा, 22.36। ठीक, अब आइए इस वाले क्वेश्चन में, हालांकि ये वाला भी डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन चल जाएगा, क्योंकि जिधर हमारा काम है उधर सही है। ये देखो, इधर भी एरो है, इधर भी एरो है ना। ये देखो, ये वाला वेक्टर हमारा ए है और ये वाला वेक्टर क्या है, बी। बात नहीं करो, और ये वाला वेक्टर क्या है बोलो, ई है कि नहीं। अब क्या पूछ रहा है कि इनमें से क्या है, ई की वैल्यू क्या होगी। देखिए भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए है, ये बी है, ये कौन है, ई है। तो क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ई मिलाकर के क्या होगा, 0। अगर किसी भी ट्रायंगल में साइक्लिक ऑर्डर में वेक्टर को बनाया जाए, किसी भी ट्रायंगल में साइक्लिक ऑर्डर में वेक्टर्स को बनाया जाए तो सबका रिजल्टेंट क्या होता है, 0 होता है। सबका जो रिजल्टेंट होता है वो 0 होता है। तो ये हमारा ए है, ये बी है, बराबर माइनस ई के आएगा। किसके बराबर आएगा, माइनस ई के आएगा। क्लियर है, ए प्लस बी ओके इज इक्वल्स टू माइनस ई। अगला क्वेश्चन देखो,
49 क्या कह रहा है? द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू इफ द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस विल हैव अ मैक्सिमम वैल्यू। अगर पूरी तरीके से एक्स एक्सिस में होगा, जब कोई वेक्टर पर्टिकुलरली किसी डायरेक्शन में होता है उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है कंपोनेंट का, होता है कि नहीं होता है? cos 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये हो गया। इसके बाद अब आगे वाले में देखिए, ER is a unit vector along radius of circle shown in the figure. ER can be represented by, देखिए वहां पर उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। यूनिट वेक्टर है ना, कौन सा वेक्टर है? अब देखिए अगर ये यूनिट वेक्टर है, मान लो इधर से ये एंगल कितना है? थीटा है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इधर आएगा 1 cos थीटा और इधर क्या निकल के आएगा? 1 sin थीटा 1 cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा? बात खत्म हो गई। तो क्या लिखेंगे बच्चा? cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप लिखेंगे। cos थीटा क्या होगा? i कैप और sin थीटा j कैप। नोट कर लीजिए इसको। हो गया? cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रो वाले में अगर कोई आपको डिस्कस करना हो तो बता दीजिए। हाँ, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड वाला, if a force between the electron in the first orbit and the nucleus in hydrogen atom is act, then the force between them when the electron is in the second orbit, जब वो second orbit में है तो कितना फोर्स होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? आर स्क्वायर के होता है। क्यों? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आर स्क्वायर के होता है। और जो रेडियस होती है ऑर्बिट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? एन स्क्वायर की होती है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये आप तो एटम में पढ़ा होगा, ठीक है ना, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एन स्क्वायर के। मतलब यहाँ पर जब आप F1 अपॉन F2 लिखोगे तो R2 अपॉन R1 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बताओ, R2 अपॉन R1 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पर क्या करेंगे? पहले फोर्स F है, बाद वाला F2 है, यहाँ पर R2 अपॉन R1 करोगे तो R2 की जगह क्या करोगे भाई? एन स्क्वायर यानी कि 2 आ जाएगा ना, तो 4R आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4R। तो यहाँ पर आएगा R2 अपॉन R1 करोगे तो कितना आएगा? 4 का स्क्वायर। क्यों? तो F2 बराबर क्या मिलेगा? F अपॉन 60। आंसर ये। अब जिसको ये नहीं याद होगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, उसके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अगले ऑर्बिट की रेडियस कैसे सोचेगा? तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चा किसके होता है? एन स्क्वायर के होता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। क्लियर हो रहा है कि नहीं? कोई भी एटम हो, है ना, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। ये आपका हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर।
और कोई क्वेश्चन इसमें बेटा है? 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द रीजन सराउंडिंग एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना? क्या कह रहा है कि द रीजन सराउंडिंग एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रिक है। देखो चार इलेक्ट्रिक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल है, बोलो कैसा है? ऑसिलेटिंग है। ऑसिलेटिंग का मतलब उसके अंदर क्या है? बोलो उसके अंदर वेलोसिटी है। वेलोसिटी में क्या होता है? बोलो मैग्नेटिक फील्ड भी आने लगता है। आने लगता है कि नहीं आने लगता है? ये हो जाता है। और बताइए फिफ्थ वाला देखिए, टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस माइनस क्यू आर फिक्स्ड एट द पॉइंट 0, a and minus a. A positive charge is released from rest at the point 2a, 0. ठीक है? देखो भाई दो चार्जेस हैं, दोनों को हमने y एक्सिस में रखा है कि नहीं रखा है? क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पर आप देखिए माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये हमारा a है, ये भी a है। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पर क्या है कि एक चार्ज को हमने यहाँ छोड़ा हुआ है ना? एक चार्ज को छोड़ा हुआ है कैपिटल क्यू को, कितनी दूर छोड़ा हुआ है? 2a डिस्टेंस पर। क्यों भाई? कहाँ पर छोड़ा है? 2a डिस्टेंस पर छोड़ा हुआ है ना? 2a डिस्टेंस पर छोड़ा गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें? क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मोशन कैसा होगा। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर ये डिस्टेंस ना लिखी होती, ये वाली है ना, कितनी दूर है, तो ये SHM होता। अगर डिस्टेंस लिख दिए तो ऑसिलेटरी मोशन होगा, SHM नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। हमेशा SHM होता है जब स्मॉल डिस्टेंस होती है। क्या होती है? अब उसने 2a लिख दिया है तो SHM कहीं से नहीं होने वाला है। क्या होगा? ये ऑसिलेटरी मोशन होगा, SHM नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, है ना? अगर स्मॉल डिस्टेंस अगर आप करेंगे तभी SHM होता है, नोट कर लीजिएगा इसको, है ना? तो आंसर इसका जो आएगा एक्सिक्यूटिंग ऑसिलेटरी बट नॉट SHM। क्लियर है? ऑसिलेटरी बट नॉट SHM। फिर मैं बोल रहा हूँ बार बार ध्यान रखना है, अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो SHM होगा, स्मॉल डिस्टेंस नहीं है तो SHM। अच्छा कई लोग सोच रहे होंगे ऑसिलेटरी भी क्यों होगा, है ना? नहीं, ये एक्चुअली यहाँ से इसको मिलाओ, यहाँ से इसको मिलाओ, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो बीच में से अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? ये देखो अंदर की तरफ गया, पार करके निकल गया कि नहीं निकल गया? अब उसके बाद क्या हुआ? फिर वापस आया कि नहीं आया? ये गया फिर वापस आया, बार बार कैसा मोशन करेगा? ऑसिलेटरी मोशन करेगा कि नहीं करेगा? इट विल परफॉर्म क्या? ऑसिलेटरी मोशन करेगा। भाई बार बार फोर्स कहाँ लग रहा है? ये बीच में लग रहा है ना, ओरिजिन की तरफ। ये इधर से आया, इधर से आया, तो कैसा मोशन कर रहा है? ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ या ना? ऐसे हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? SHM तब होता है जब ये डिस्टेंस छोटी हो जाती है। इसमें जो टर्म आएगी उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, x स्क्वायर वाली आएगी फॉर्मूला जब लगाओगे, तो उससे फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आता है। ठीक है? ये नहीं, ऑसिलेटरी और SHM एक ही चीज होती है, कोई उसमें अंतर नहीं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज SHM, सुनिएगा मेरी बात। SHM इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन व्हिच बॉडी एक्सपीरियंसेस रीस्टोरिंग फोर्स। नहीं समझ? ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स लगने लग जाए उसको क्या कहते हैं? SHM कहा जाता है। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? -x के होता है। ऑसिलेटरी मोशन अगर केवल बोला जाए तो ये जरूरी नहीं है कि होना चाहिए, नॉट नेसेसरी है, तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन जब SHM बोल दिया जाएगा तो जरूरी ये होना चाहिए। क्या बोला जाएगा? जरूरी है कि ये होना चाहिए। याद रहेगा? 3 मोशन होते हैं, फिर से मैं एक बार जल्दी से बोल दे रहा हूँ। पहला मोशन होता है पीरियोडिक, ऐसा मोशन होता है जिसका टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक। याद रहेगा? दूसरा मोशन होता है ऑसिलेटरी, ऐसा मोशन जिसमें टाइम पीरियड तो कांस्टेंट होता है लेकिन जो पाथ होता है वो भी बोलो बार बार वही रहता है, और बीच में मीन पोजीशन के दोनों तरफ बॉडी मूव करती है। नहीं समझ में आ रहा? जैसे पीरियोडिक मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी घूम रही है, जिस रास्ते में घूम रही है उस रास्ते का जो सेंटर है वो अलग हटके है। नहीं समझ में आ रहा है? ये जैसे सर्कल है तो सेंटर तो ये है ना,
लेकिन ऐसा नहीं, ऑसिलेटरी में सेंटर ऑफ द यही होना चाहिए पाथ के ऊपर। कहाँ होना चाहिए? तो ऑसिलेटरी मोशन में बॉडी परफॉर्म्स मोशन बोलो अबाउट अ पॉइंट इन अ टू एंड फ्रो मैनर। किसके मैनर में बताओ? टू एंड फ्रो मैनर होता, आना जाना टाइप से। और इसमें हाँ, और उसमें भी क्या होता है, अगर रिस्टोरिंग फोर्स लगने लग जाए तो क्या हो जाता है? एसएचएम हो जाता है। बोलो रिस्टोरिंग फोर्स लगने लग जाए तो क्या होता है? एसएचएम होता है। पता चली सच्चाई कि नहीं पता चली? तो यहाँ पर रिस्टोरिंग नहीं लग रहा है। अब आप कहोगे आपको कैसे पता नहीं लग रहा है? इसलिए क्योंकि डिस्टेंस इसने फिक्स कर दिए 2a, तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब जब इक्वेशन बनाएंगे तो वहाँ x स्क्वायर का टर्म आएगा, वो हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। भाई ऊपर x आएगा, नीचे x स्क्वायर आएगा, पता है अपने, तो x स्क्वायर का नीचे वाला टर्म नेग्लेक्ट करना पड़ता है, तब ये एसएचएम आता है। तो कैसा मोशन हो गया? ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम। अब आप इतना गंभीरता से मत सोचो, आपको सीधे सीधे बोल दिया जाए इतनी डिस्टेंस पे रखा है तो ऑसिलेटरी होगा, और डिस्टेंस ना बोली जाए, बोल दिया जाए पास में छोड़ दिया गया। क्या बोल दिया जाए? पास में छोड़ दिया गया है, तो कैसा मोशन होगा? ऐसे। बात खत्म हो। क्लियर है कि नहीं? ज्यादा सोचोगे जल्दी बुढ़े हो जाओगे। और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा बेटा, याद रहेगा, ठीक है? फोर्स एक्सपीरियंस इज है ना नॉट जीरो, भाई टॉर्क पहले बताया फोर्स एक्सपीरियंस इज फोर्स इज जीरो, वाइल तो नहीं, बोथ फोर्स आर नॉट जीरो, है ना। हालांकि इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए फोर्स नॉट जीरो, टॉर्क में भी जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फोर्स जीरो, लेकिन जो ऑप्शन बेस्ट लगे वो लगा दो। तो कौन सा लगाओगे? थर्ड दिया है ना आंसर? हाँ ठीक है, बेस्ट वही, क्योंकि चौथे वाले में गड़बड़ है। क्या? फोर्स एक्सपीरियंस नॉट जीरो व्हाइल टॉर्क इज आल्सो जीरो। अभी तो हमेशा के लिए जीरो हो गया ना, गलत हो गया। हाँ ठीक है, और बताइए। जो लोग बेटा नए हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा नहीं पढ़ा था, सुनना, जिन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा नहीं पढ़ा था, जो इसमें आया है, वो यूनिट एंड डायमेंशन वाला पेपर जाते समय ले लो और घर में एक बार लगा लो, तो आपको एक्चुअल पता चल जाएगा कि आपको यूनिट एंड डायमेंशन समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आपने जो टॉपिक यूनिट वाला पढ़ा है वो तो लेते चले जाइएगा, उसको तो घर में लगा ही लेना कॉमन, है ना। समझ में आया कि नहीं है? भले ही पेपर नहीं हुआ है लेकिन वो वाला ले लीजिए। और कोई 21, a small metal ball is suspended in a uniform electric field with the help of insulating thread. If a high energy X-ray beam falls on a ball, then the ball, देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? भाई अगर आपने हाई एनर्जी बीम डाल दी तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे बॉल से, इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे तो क्या होगा? बॉल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगी कि नहीं करेगी? बताओ। अगर आपने बॉल को ऐसे सस्पेंड किया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये बॉल ऐसे आ जाएगी कि नहीं आएगी? बोलो हाँ या ना? ठीक। और कुछ है? 25, हाँ इसमें देखो इतनी डिस्टेंस पे छोड़ दिया गया है, तो ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम। बोलो ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम, ठीक है। अगर स्मॉल लिखा होता तो क्या करता बताओ? एसएचएम करते। अब कोई प्रॉब्लम? बोलिए कोई प्रॉब्लम? पेपर ठीक है? बिल्कुल वेक्टर वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा इजी है, गलत है ना? इजी इलेक्ट्रोस्टैटिक है? ये तो इजी है। इलेक्ट्रो इजी? 10 क्वेश्चन तो रटा वेक्टर भी तो अच्छा सॉल्व ही नहीं किया डायरेक्ट। अच्छा बुकलेट किया आगे से। वैसे अगर देखा जाए तो ठीक था क्वेश्चन, है ना? वैसे अगर देखें तो, क्योंकि सारे तो कराई हुई हैं, सारे कराए ये उसमें नया क्वेश्चन आएगा कहाँ से? टाइम दिया भाई नया क्वेश्चन पैदा थोड़ा होगा। ठीक है, चलिए तो आपका ये पूरा हो गया डिस्कशन पेपर का।